गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारा पीजी कॉलेज हाजरपुरा की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो सिस्विक के द्वारा दी गई थी ये थ्योरी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसमें अपन ये देख रहे थे अलग अलग कंपाउंड लेकर अपन उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करके ये पता लगा रहे थे कि ये जो कंपाउंड लिया है वो ये थ्योरी का पालन करता है या नहीं करता। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं FeCO का होल 5, ये अपना समूह यौगिक है। अब ये नियम क्या कहता है, अपन पिछले लेक्चर में पढ़ चुके कि यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल आइटम है वो अपने टोटल इलेक्ट्रॉन अपने आगे जो आने वाली नोबल गैस है उसके बराबर करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे आयरन जो है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है। तो इस आवर्त में जो आगे आने वाली नोबल गैस है वो होती है क्रिप्टॉन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 36। अब यहाँ पे आयरन जो है इस कंपाउंड में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। कैसे Fe(X) प्लस CO कार्बोनिल जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, तो न्यूट्रल के लिए 0, X प्लस 0 बराबर 0। कितना होगा X बराबर 0, यानी कि यहाँ पे आयरन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। आयरन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 26। अब यहाँ आयरन के पास इलेक्ट्रॉन है 26 इलेक्ट्रॉन और 5 कार्बोनिल समूह या 5 कार्बोनिल गेंद जो है वो आयरन से जुड़े हुए हैं। यानी कि 5 कार्बोनिल, एक कार्बोनिल एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है आयरन को, तो एक लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो 5 में कितने होंगे 10 इलेक्ट्रॉन। यानी कि 5 कार्बोनिल समूह द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5 × 2 बराबर 10। अब यहाँ पे देखो टोटल इलेक्ट्रॉनों की काउंटिंग करके 26 इलेक्ट्रॉन है आयरन के, 26 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन, 26 प्लस 10 36। यानी कि ये जो कंपाउंड अपना एक AN नियम का पालन करता है, यानी कि AN थ्योरी जो है वो अप्लाइड होती है इस कंपाउंड पर। या आयरन जो है उसके कंप्लीट 36 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, जो इसके आगे आने वाली जो नोबल गैस होती है क्रिप्टॉन उनके इलेक्ट्रॉनों के जितना। तो ये था अपना FeCO का होल 5। अब ये एग्जांपल ऐसे लिए अपने जो AN थ्योरी का पालन करते हैं। अब ऐसे एग्जांपल देखेंगे जिनमें AN थ्योरी का पालन नहीं होता है, जो इस नियम के लिए अपवाद है। तो ये एग्जांपल है अपने पास जिनमें AN नियम का पालन होता है। अब अपन ऐसे एग्जांपल लेंगे जिनमें AN थ्योरी का पालन नहीं होता है और उनमें किस प्रकार से AN नियम का पालन करवाया जाता है। तो एग्जांपल है पर MnCO का होल 5, यानी कि जिन धातु परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम हो, यानी मैग्नीज जो है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 25 मतलब कि विषम संख्या में यदि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसी धातु परमाणु में, तो उसके लिए ये नियम का पालन नहीं होता है। इस प्रकार से कि अपने पास जैसे एक लिगेंड जो है मोनोडेंटेट लिगेंड वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यहाँ पे जैसे मैग्नीज के पास 25 इलेक्ट्रॉन, कार्बोनिल जो है वो 5 कार्बोनिल एटम जुड़े हुए हैं, तो 5 के साथ यहाँ पे अपने को 10 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे। 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन, 25 प्लस 10 35। यानी कि मैग्नीज जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है 25, तो ऐसे धातु आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम हो वे AN नियम का पालन नहीं करते। अभी अपन ने इसी प्रकार CO कोबाल्ट का CO का होल 4, ये जो कंपाउंड है इसमें भी AN नियम का पालन नहीं होता है। तो अब ऐसे कंपाउंड जिनमें AN नियम का पालन नहीं होता उनमें किस प्रकार से
ऐसे कंपाउंड में किस प्रकार से बॉन्डिंग होती है, MnCO का वोल्फाइड। अब यहाँ पे जो विषम इलेक्ट्रॉन है धातु के पास और इसके टोटल इलेक्ट्रॉन जो 35 है 35, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है क्रिप्टॉन के जैसा विन्यास प्राप्त करने के लिए। तो इसके लिए मैग्नीज क्या करेगा कि एक धातु बॉन्ड का निर्माण करेगा, यानी कि मैग्नीज मैग्नीज बॉन्ड Mn बॉन्ड। और इस बॉन्ड के द्वारा मैग्नीज के पास जो एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो पूरी होगी, यानी कि 35 से कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 36। तो यानी कि अपन ये कहें MnCO का वोल्फाइड जो कंपाउंड है वो अनस्टेबल है या ये नियम का पालन नहीं करता है। लेकिन अगर बात करें Mn2CO का वोल्टेज, ये जो कंपाउंड है ये नियम का पालन करता है। तो ऐसे कंपाउंड जिनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी हो विषम, तो ऐसे धातु आयन क्या करते हैं, इसी प्रकार का जो दूसरा धातु आयन है जैसे मैग्नीज के साथ है कि मैग्नीज के बीच में बॉन्ड बना के एक इलेक्ट्रॉन की जो कमी है उसको पूरा करते हैं, यानी कि द्विलकीय अणु बनाते हैं। अब यहाँ पे MnCO का वोल्फाइड कंपाउंड जो है यहाँ पे क्या है Mn2CO का वोल्टेज, यानी कि धातु बॉन्ड के बनने की वजह से यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ द्विलकीय अणु का। ये क्या है एक अलग ये द्विलक Mn2CO का वोल्टेज। अब ये जो कंपाउंड है द्विलकीय अणु इसमें En नियम का पालन किस प्रकार से होता है। MnCO का वोल्फाइड नहीं होता, हमने देखा 25 इलेक्ट्रॉन मैग्नीज के पास और 10 इलेक्ट्रॉन लिगेंड के द्वारा मिल रहे हैं, टोटल कितने हुए 35। लेकिन अपन बात करें इसके लिए तो प्रत्येक मैग्नीज परमाणु पर प्रत्येक Mn परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 25। प्रत्येक Mn परमाणु पर, यहाँ पे इस कंपाउंड की बात हो रही है Mn2CO का वोल्टेज। प्रत्येक यहाँ पे 2 मैग्नीज है तो एक मैग्नीज के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 25। और यहाँ पे कोबाल्ट 5 CO 5 कोबाल्ट अणु द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10 इलेक्ट्रॉन 25 + 10, यानी इस द्विलकीय अणु में अपन एक लक अणु की बात करें मैग्नीज और इस प्रकार से मैग्नीज और एक मैग्नीज के साथ 5 CO मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। एक मैग्नीज के पास 5, दूसरे वाले के पास उसी प्रकार से 5 CO मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं और एक बीच में Mn बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। तो प्रत्येक मैग्नीज की बात करें तो एक मैग्नीज के ऊपर परमाणु की इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है 25 और एक मैग्नीज से डायरेक्ट कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं 1 2 3 4 5 कार्बन अणु जुड़े हुए हैं और एक कार्बन अणु को इलेक्ट्रॉन देता है 5 कितने देंगे 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है धातु के बीच में, यानी कि Mn या अपन बोले धातु बंध द्वारा प्राप्त अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन Mn बॉन्ड द्वारा प्राप्त अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि अपन एक मैग्नीज की बात करें तो इस मैग्नीज को अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन कितने प्राप्त हो रहे हैं इस बॉन्ड के द्वारा, एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें खुद का है और एक इलेक्ट्रॉन सामने वाले मैग्नीज का जो अनपेयर्ड है। दोनों ही मैग्नीज के पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है और दोनों ही धातु आयन जो है उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करने की चेष्टा करते हैं, यानी दोनों की कोशिश ये होती है कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसकी पेयरिंग हो जाए। तो यहाँ पे मैग्नीज के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था और दूसरे मैग्नीज एटम के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें काम आ रहा है मैग्नीज धातु बॉन्ड बनाने में। तो इस बॉन्ड के कारण एक मैग्नीज एटम को यहाँ आयन को कितने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं यानी एक तो स्वयं का और एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा प्राप्त हो रहा है सामने वाले मेटल आयन का प्राप्त हो रहा है, तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन कितना 1। अब अपन इस द्विलकीय अणु में एक मैग्नीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि प्रत्येक मैग्नीज 2 मैग्नीज है और दोनों से 5-5 कार्बन समूह जुड़े हुए। तो किसी भी एक मैग्नीज की बात करें तो
प्रत्येक मैग्नीज परमाणु पर इलेक्ट्रॉनिक संख्या स्वयं की इलेक्ट्रॉनिक संख्या 25 5 कार्बोनिल अणु द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक मैग्नीज से 5 कार्बोनिल अणु जुड़े हुए तो 10 इलेक्ट्रॉन, और मैग्नीज मैग्नीज के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसके कारण एक मैग्नीज को, किसी भी एक मैग्नीज धातु आयन को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो प्राप्त हो रहा है कितना है 1। अब अपन किसी भी एक मैग्नीज धातु आयन के अणु जो है या अपन एक मैग्नीज के चारों तरफ, एक मैग्नीज या एक धातु आयन के चारों तरफ टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंट करें तो कितनी होगी 25 + 10 35 हुए 36 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक धातु आयन जो है वो अपनी चारों तरफ 36 इलेक्ट्रॉनों द्वारा घिरा हुआ है, या इसके पास इसके चारों तरफ 36 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सेम कहानी दूसरे वाला जो धातु आयन मैग्नीज का उसके साथ होगी, 25 इलेक्ट्रॉन खुद के 10 इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल अणु द्वारा लिए गए 35, और एक इलेक्ट्रॉन इसको भी यहां से इस मैग्नीज के द्वारा अतिरिक्त प्राप्त हो रहा है। तो यानी कि दोनों मैग्नीज धातु आयन जो है वो EAN नियम का पालन कर रहे हैं, यानी कि अपन ने द्विलग्नी अणु बना के देखा है, यानी कि दोनों धातुओं के पास विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। विषम संख्या का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड रहेगा, और ये जो कंपाउंड था ना वो EAN नियम का पालन नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे अपन इसी धातु के साथ, यानी कि ये मैग्नीज धातु ये दूसरी मैग्नीज धातु के साथ बॉन्ड बनाए धातु धातु बन, तो द्विलग्नी अणु का फॉर्मेशन होगा MN2CO का होल 10। तो ये क्या बना द्विलग्नी अणु। अब अपन इस द्विलग्नी अणु के लिए, और द्विलग्नी अणु क्यों बनाते हैं क्योंकि एक मैग्नीज के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी कोशिश ये होगी कि इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाया जाए ताकि स्टेबिलिटी प्राप्त हो और क्रिप्टॉन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करवाने के लिए यहाँ पे धातु धातु के बीच में बॉन्ड बनता है, और दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं पेयर्ड, और फिर उसके बाद अपन प्रत्येक मैग्नीज धातु आयन जो है उसके टोटल इलेक्ट्रॉनों की काउंटिंग करें तो यहाँ पे अपने पास प्राप्त होते हैं 36, जो Mn वाले आवर्त में आगे कौन सी गैस आती है क्रिप्टॉन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या उसके इलेक्ट्रॉनों के जितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल अपने को और भी मिलेंगे कि एकलक अणु जो है वो EAN नियम का पालन नहीं करते, लेकिन अपन उन्हीं कंपाउंड के द्विलक अणु यौगिकों की बात करें तो उनमें EAN नियम का पालन होता है। किस कारण से धातु धातु बंध के निर्माण के कारण, यानी कि दो धातुएं आपस में अपने अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कराती हैं और धातु धातु बंध का निर्माण होता है। इसी प्रकार से अपन दूसरा एग्जांपल है कोबाल्ट का CO का होल। अब यहाँ पे इस कंपाउंड में EAN थ्योरी का पालन होगा। कोबाल्ट के पास इलेक्ट्रॉन 27 प्लस 4 कार्बोनिल अणु द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनिक संख्या 8, कितना हुआ 35। जो मैग्नीज के साथ की कोई कहानी, लेकिन अपन किसी यौगिक के द्विलक अणु की बात करें जो क्या होगा CO का होल है, ये क्या है इसका द्विलकी यौगिक। अब इसमें अपन प्रत्येक आयन कोबाल्ट परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रत्येक में कितनी होगी 27 और 5 यहाँ होंगे 4 कार्बोनिल अणु द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8। ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नीज नहीं कोबाल्ट दो धातुओं के बीच में कोबाल्ट धातु के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा कोबाल्ट, यानी कि एक कोबाल्ट के पास इलेक्ट्रॉनिक संख्या 27, यानी कि विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और द्विलग्नी अणु बन रहा है तो दूसरा कोबाल्ट जो है उसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो दोनों ही कोबाल्ट धातु आयन जो है उनकी ये कोशिश होगी कि दोनों अपने अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाएं ताकि अपने को स्टेबिलिटी प्राप्त हो। तो दोनों अब यहाँ पे प्रत्येक कोबाल्ट परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 27 और 4 कार्बोनिल अणु द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन 8, टोटल कितने हुए 35। अब कोबाल्ट के बीच में यहाँ पे कोबाल्ट के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यानी इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करें, दोनों कोबाल्ट के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन कितना हुआ एक। जैसे अपन ने अभी मैग्नीज में देखा था सेम कहानी होगी कि यहाँ पे कोबाल्ट एक कोबाल्ट का यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो एक किसी भी एक कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंटिंग करें तो उसके पास यहाँ पे इस कोबाल्ट का जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो भी काउंट होगा, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको एक्स्ट्रा अतिरिक्त प्राप्त हो रहा है, तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन एक। अब अपन इस कोबाल्ट की बात करें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो इसका उद्गा है जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले कोबाल्ट के द्वारा प्राप्त हो रहा है, तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन एक हम कितने होंगे 27 35 और 36 इलेक्ट्रॉन, यानी कि CO2 CO का बोल है। इसमें अपन किसी भी एक कोबाल्ट धातु आयन के चारों तरफ टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट करें तो 36 निकल के आती है। किस प्रकार से धातु धातु बंध निर्माण के कारण, इस बंध के कारण प्रत्येक कोबाल्ट को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इलेक्ट्रॉन की संख्या 36 प्राप्त होती है प्रत्येक धातु आयन की, और ये प्रत्येक धातु आयन जो है वो क्रिप्टॉन के जैसा कॉन्फ़िगरेशन ग्रहण करते हैं। तो ये थे अपने पास कि कुछ कंपाउंड ऐसे जिनमें ईएन थ्योरी का पालन नहीं होता है, तो वहां पे द्विलक अणु बनाए गए हैं धातु धातु बंध निर्माण के कारण ये नियम का पालन होता है। अब यहाँ पे जो द्विलक अणु बन रहे हैं, द्विलक कंपाउंड का निर्माण हो रहा है, तो ये उस कंडीशन में जरूरी नहीं है कि जैसे इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो या उत्तम बेस विन्यास से एक इलेक्ट्रॉन कम हो, यानी कि अपन बात करें FeCO का होल 5, ये कंपाउंड कैसा है स्टेबल है और ईएन थ्योरी का पालन करता है, 26 + 10 36 ऐसा कंपाउंड जो ईएन थ्योरी का पालन करता है। लेकिन अपन बात करें आयरन के और कंपाउंड की, तो आयरन जो है कंपाउंड बनाता है Fe2CO का, इसका द्विलकीकरण, यानी कि इस कंपाउंड का द्विलकीकरण हो तो कंपाउंड बनेगा Fe2CO का होल 9, और त्रिलकीकरण हो तो Fe3CO का होल 12, यानी कि अपन ने यहाँ पे इसका द्विलकीकरण किया तो Mn2CO का होल 10, यहाँ पे इसका द्विलकीकरण करेंगे तो Fe2CO का होल 10 नहीं CO का होल 9। इसका रीजन भी अपन अभी एक्सप्लेन करेंगे ईएन थ्योरी के द्वारा। और त्रिलकीकरण का मतलब हुआ कि Mn3CO का होल 15, यहाँ पे हो रहा है Fe3CO का होल 12, यानी कि जैसे ही इनका द्विलकीकरण हो रहा है एक कार्बनिक समूह गायब है, त्रिलकीकरण हो रहा है तो 3 कार्बनिक समूह गायब है। इसका रीजन क्या है ईएन थ्योरी द्वारा देखते अपन कि यहाँ पे आयरन का जो द्विलकीकरण हो रहा है त्रिलकीकरण हो रहा है उसमें द्विलकीकरण होगा, यानी कि एक धातु धातु बॉन्ड बनेगा, धातु धातु बॉन्ड, तो वहां पे एक कार्बनिक अणु जो है वो निकल जाएगा, यानी कि Fe2 का मतलब क्या हुआ एक धातु धातु बंध का निर्माण हो रहा है, और एक धातु धातु बंध का निर्माण है, यहाँ से एक कार्बनिक समूह जो निकल जाएगा। Fe3 त्रिलकीकरण का मतलब क्या हुआ कि 3 धातु धातु बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो 3 धातु धातु बॉन्ड का मतलब है कि यहाँ से 3 कार्बनिक अणु बाहर निकल जाएंगे, तो जिसके द्वारा क्या बनते हैं Fe2CO का होल 9, Fe3CO का होल 12, यहाँ 15 की जगह 12 10 की जगह 9। रीजन क्या था कि जितने धातु धातु बंध बनेंगे उतने कार्बनिक समूह बाहर निकल जाएंगे। अब इसमें ये नियम का पालन होता है नहीं होता ये देखते हैं अपन प्रत्येक आयरन परमाणु के लिए। सबसे पहले देखेंगे अपन Fe2CO का होल 9, Fe2CO का होल 9 इस कंपाउंड को, यहाँ पे अपने को Fe2 दो Fe है, यानी कि एक Fe से कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे अपने को 26, तो 2Fe से प्राप्त इलेक्ट्रॉन कितने लिए 26 × 2 52 इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों Fe से अपने को कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 52, 9 CO इलेक्ट्रॉन 9 कार्बनिक समूह है, कितने मिलेंगे 9 × 2 18 इलेक्ट्रॉन,
यानी कि 9 कार्बन समूह है, 9 दूने 18 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे धातु धातु कितने बंध बन रहे हैं? एक बंध Fe, यानी कि एक Fe बंध से इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 52 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे ये अपन ने जो चर्चा की ये कंप्लीट दोनों Fe धातु आयनों के लिए की है, यानी कि अपन ने शुरू से क्या किया? 2Fe दोनों धातु परमाणु धातु परमाणु से प्राप्त इलेक्ट्रॉन कितने? 52 इलेक्ट्रॉन। और दोनों Fe धातु आयनों चारों तरफ टोटल कितने कार्बन समूह जुड़े हैं? 9। और 9 से कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए? 18 इलेक्ट्रॉन। और एक इनके बीच में Fe बंध बन रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन मिले अपने को टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे दोनों Fe 2Fe के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2Fe के चारों तरफ ये जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन ये दोनों Fe के चारों तरफ होंगे, तो कितने ये 72 इलेक्ट्रॉन दोनों Fe के चारों तरफ 72, 52 18 70 और 2 72 इलेक्ट्रॉन। अब अपन क्या करेंगे? ये अपने को बायोडेटा मिला, अपने को टोटल दोनों Fe चारों तरफ जो जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन सभी का। अब यहाँ पे अपन एक इलेक्ट्रॉन एक धातु आयन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट करें, तो उसके लिए क्या करना होगा? आपका जो बेहतर इलेक्ट्रॉन जो है उनका आप तो कितना आएगा? 36 इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्रत्येक Fe का ये प्रत्येक Fe 2 धातु आयन प्रेजेंट है, उनमें से यदि अपन किसी एक के लिए चर्चा करें तो क्या करेंगे? प्रत्येक Fe का ये तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आए अपने पास? 72। तो इसका आप कितना होगा? 36 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों ही Fe का बराबर योगदान है शीतलीकरण इलेक्ट्रीकरण में, यानी कि दोनों Fe के चारों तरफ टोटल इलेक्ट्रॉन जो है उनमें से एक Fe की चर्चा करें अपन तो टोटल इलेक्ट्रॉनों का हाफ होगा, तो 36 इलेक्ट्रॉन। ये सीधा स्टेबिलिटी से समझ में आ रही है, ये नियम का इसमें पालन हो रहा है। अब अपन बात करें Fe3 CO का होल 12, ये जो कंपाउंड है इसकी भी स्टेबिलिटी देखेंगे ये नियम के द्वारा। यहाँ पे आयरन प्रेजेंट है 3 आयरन प्रेजेंट है, 3 Fe से इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे? 26 इंटू 3 78 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे कार्बन समूह कितने जुड़े हैं? 12 CO से इलेक्ट्रॉन 12 CO से इलेक्ट्रॉन 12 इंटू 2 कितना हुआ? 24 इलेक्ट्रॉन 24 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे कितने धातु आए हैं? 3, यानी कि 3 Fe बंध बन रहे हैं, 3 Fe बंध से इलेक्ट्रॉन त्रिलकीकरण हो रहा है। यहाँ पे बंध से इलेक्ट्रॉन 3 इंटू 2, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इंटू 2 6 इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं? अब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है 78 24 है, ये कंप्लीट इस पूरे कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी चर्चा की है पर कि कंप्लीट कंपाउंड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि 3 Fe जो है धातु आयन के चारों तरफ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने जो भी अपन ने देखे। अब यहाँ पे लिखेंगे अपन 3 Fe के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, 3 Fe के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 108 टोटल इलेक्ट्रॉन 108 इलेक्ट्रॉन जो कहां प्रेजेंट है? तीनों Fe धातु परमाणु के चारों तरफ, 3 धातु परमाणु यहाँ पे आए थे, तीनों के चारों तरफ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 108 इलेक्ट्रॉन। अब प्रत्येक Fe इस कंपाउंड में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 108 इलेक्ट्रॉन, और इसमें धातु आयन प्रेजेंट है 3। तो अब अपन एक धातु आयन, तो सारे इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है? इन धातु आयन के चारों ओर। अब अपन किसी एक धातु आयन की बात करें, एक Fe की बात करें कि एक Fe के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्या होगा? प्रत्येक Fe का ये प्रत्येक Fe का ये
3 के चारों तरफ 108 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 के चारों तरफ कितने होंगे? 108 बटे 3 यानी कि 36 इलेक्ट्रॉन। तीनों की चारों तरफ 108 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रत्येक Fe का ये प्रत्येक Fe की चारों तरफ कितने होंगे? 36 36 36 36 कितना हुआ टोटल? 108। यानी कि प्रत्येक Fe की चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? 36 इलेक्ट्रॉन। यानी कि Fe3CO का वोल्ट वैल्यू जो है इस कंपाउंड में EN थ्योरी का पालन